हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर सिटी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू की MSD 12 को। इसकी सारी कहानियाँ हमने पढ़ ली हैं, अब उनका मूल्यांकन और विश्लेषण चल रहा है। दीदी कहानी का और लड़की जिसकी मैंने हत्या की उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करेंगे टेडिल कहानी के मूल्यांकन और विश्लेषण को। तो इसका महत्वपूर्ण प्रश्न एक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज कि जो इसके लेखक हैं डी जयकांतन, उनका जीवन परिचय दीजिए। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि तमिल के प्रसिद्ध कहानीकार डी जयकांतन के रचना संसार को वर्णित कीजिए। तो जैसा कि हमें पता है कि किसी ना किसी लेखक का जीवन परिचय ज़रूर आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जीवन परिचय कर लेते हैं डी जयकांतन का। हो सकता है पेपर में यही आ जाए। तमिल साहित्य में अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण डी जयकांतन तमिल के मोपांसा के रूप में जाने जाते हैं। मोपांसा यानी कि उनको बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। स्वतंत्रता काल के एक विशिष्ट कहानीकार के रूप में इनका नाम शुमार है। इनका जन्म 2 मई 1934 को तमिलनाडु के कड़ूर में हुआ था। स्कूल में 4 वर्षों का औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत जयकांतन का स्कूल छूट गया। उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय किया, लेखन को ही अपना पेशा बनाया, साहित्य सेवा को ही जीवन का मूल मंत्र बनाया था जयकांतन ने। कहानी, उपन्यास, उपन्यासिका, लेखन, निबंध, कविता आदि विविध साहित्यिक विधाओं में सृजनशील इस कार्य रचनाकार ने पत्रिका का संपादन भी किया। तो जो ये उपन्यास, उपन्यासिका, निबंध, कहानी, कविता आदि तो लिखते ही थे। उसके बाद इन्होंने जो साहित्यिक रचनाएं थी, साहित्यिक विधाएं थी अनेक, उनमें भी सृजनशीलता का काम किया और साथ में पत्रिका का संपादन भी किया। साथ ही उन्होंने चलचित्र का भी निर्माण किया। चलचित्र मतलब पिक्चर। यद्यपि जयकांतन ने विभिन्न क्षेत्रों में कलम चलाई है, तथापि उन्हें कथाकार के रूप में ही सर्वाधिक ख्याति मिली थी। डी जयकांतन की रचनाओं से प्रभावित होकर तमिल भाषियों ने उन्हें कहानी सम्राट शिरुकंत मन्नंत की उपमा से अलंकृत किया, क्योंकि हिंदी में कहा जाता है कहानी सम्राट और तमिल में कहा जाता है शिरुकंत मन्नत, तो उसकी उपमा से इनको अलंकृत किया गया। 150 से भी अधिक कहानियाँ लिखने वाले इस स्वनाम धन्य कहानीकार को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इन्हें साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म सम्मान प्रमुख रूप से दिए गए। इनकी कहानी संग्रहों में उल्लेखनीय है उद्यम, ओरुपिंडी चोरू, इन्निपुम देवन वरुवारा, माले मयक्कम, शुमितांगी, युगसंधि, उमऊ शुमुंड, पुदिये वार्पुकल, शुयद ऋषनम, इरंद कालंगम, गुरुपीड़म, चक्रम, निश दिल्ली इत्यादि। तो सॉरी, थोड़े से तमिल नाम है तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इनके प्रमुख उपन्यासों में है वलक्की, अल्लिक्की करदू, उन्नईपोल उर्वर, पारी सुक्लू, पोशिल, नेरंगल्ली शिल, मणिदरगल, ओडू, नड़िह नाड़हम, पाक्कीरालम, ओबू, ओरू, मणिदन, ओडू वीडू, ओडू उलगम, जयशंकर, मोरीवली, मणिदरगल, महायज्ञम इत्यादि। जयकांतन के उपन्यास शिल नेरंगल्ली को साहित्य अकादमी ने सन 1972 में पुरस्कार किया। इस कथाकार ने साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विषयों पर अनेक निबंध लिखे हैं। इनके निबंध संग्रह की संख्या 500 से भी अधिक है। इनमें से मुंटिट्टम, अवरगल, उल्लई, इरुकिरागल, सुदंदिर, चंदनी, नीनत्यु, पक्का किरण, ओरू, प्रजयन, कुरुल आदि अत्यधिक चर्चित निबंध संग्रह हैं। इसी कारण इन्हें 10 उपन्यासिकाएं भी लिखी थी। कुछ कविताओं के अलावा कई महत्वपूर्ण साक्षात्कार भी इनकी रचना धर्मिता की शोभा को बढ़ाते हैं। ज्ञानरथम नामक पत्रिका का समर्थ संपादन भी उन्होंने किया था। उन्नीपोल उरुवन नामक प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित एक फिल्म का निर्माण भी उन्होंने किया था। तो हमने देखा कि कितनी सारी उन्होंने रचनाएं लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे और कुछ फिल्म का निर्माण भी किया। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि डी जयकांतन ने साहित्य की सभी प्रमुख विधाओं में अपनी रचना धर्मिता का परिचय दिया है। साहित्य की हर विधा में इनके लेखन कार्य को अतिशय प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तमिल कहानी में इनका योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने तमिल कहानी में
नवीन आयाम का उद्घाटन किया। तो तमिल कहानी में उन्होंने नई नई तरीके की चीज़ों का उद्घाटन किया। तमिल कहानी को ही नहीं, भारतीय कहानी को भी नए क्षितिज प्रदान किए, नई ऊंचाइयां प्रदान की। इनकी कहानियों का पाठकों ने तहे दिल से स्वागत किया, क्योंकि इनमें आम आदमी की जीवन गाथाएं विद्यमान थी। ठीक है, जैसे हमने टेडिल कहानी में देखा ही था, जो एक कारखाने का मालिक था और उसका नौकर था, किस तरह से उनके बीच में आत्मीयता थी, किस तरह से वो एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे। तो इन्होंने आम आदमी की जीवन गाथाएं भी अपने कहानियों में लिखी। उन्होंने अपनी कहानियों के बारे में कहा है, मैं जैसा दिखता हूँ उसे उसी रूप में, उसी दृष्टिकोण, अपने दृष्टिकोण से पाठकों को मेरी कहानियाँ दिखाने का प्रयास करती हैं। तो कहते हैं कि जैसा मैं देखता हूँ तो उसी तरह मेरे दृष्टिकोण से पाठकों को मेरी कहानियाँ दिखाने का प्रयत्न करती हैं कि जो चीज़ है उसी को दिखाया जाता है। नाट्य लेखन के क्षेत्र में भी डी जयकांतन ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं परिसी कुपो। इतना ही नहीं, जयकांतन ने एक आत्मकथा भी लिखी है, इल कईल पव दीन कल युगला अनुभवगल, यानी कि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। इसमें रचनाकार की साहित्यिक दुनिया के अनुभव चित्रित हैं, क्योंकि उन्होंने आत्मकथा लिखी है तो जो भी उनके जीवन में साहित्यिक रूप से घटा होगा, जो भी उन्होंने अपने जीवन में भोगा होगा, उन्होंने अपने अनुभव को इसमें चित्रित किया है। जयकांतन की कथाओं में वैशिष्ट्य पर रोशनी डालते हुए बाल सुब्रमण्यम ने लिखा है कि जयकांतन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने आप को आम आदमी से विशेष नहीं मानते, अर्थात वो खुद अपने आप को एक आम आदमी मानते हैं। उनके पैर सदा धरती पर ही जमे होते हैं, वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। धूल मिट्टी के उबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों पर चलकर झोपड़पट्टियों में जीने वाले लोगों के सुख दुख में शरीफ होते हुए वे उनकी समस्याओं के तह तक पहुंचते हैं। जैसा कि हमने भी पढ़ा था कि 4 साल की अध्ययन के बाद उनकी पढ़ाई छूट गई थी, उन्होंने स्वाध्याय किया। फिर इसके बाद इसका मतलब वो थोड़े से अपने जीवन यापन को निभाने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। झोपड़पट्टियों में रहने वाले सुख दुख में शरीफ होते हुए उनकी समस्याओं तक पहुंचने की उनमें क्षमता थी, क्योंकि वो शायद इसी दौर से गुजरे थे और अपनी रचनाओं में उनका समाधान भी वो ढूंढ लेते थे। अपनी कहानियों और उपन्यासों में जयकांतन ने हमेशा दलित और शोषित जन की वकालत ही की है। दंडपाणी जयकांतन ने 3वीं कक्षा तक ही औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। आगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय इनका विद्यालय बना, क्योंकि उन्होंने 3वीं कक्षा तक ही फॉर्मल एजुकेशन ली थी। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो ऑफिस था वही उनका विद्यालय था, वहीं पे उन्होंने उनकी शिक्षा दीक्षा चल रही थी। वामपंथी विचारधारा की शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई तथा धीरे धीरे वे सुब्रमण्यम भारती की रचनाओं से भी परिचित हुए। उनकी रचनाओं का डी जयकांतन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो जब सुब्रमण्यम भारती थे उनकी रचनाओं को वो पढ़ते थे और उनकी रचनाओं का उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा था। डी जयकांतन के लेखन कार्य की शुरुआत वर्ष 1953 के आसपास हुई थी। तमिल की प्रसिद्ध पत्रिकाओं जैसे सरस्वती, थमराई, ग्राम उज्जैन और अनंत विकेतन में उनकी प्रारंभिक कहानियाँ प्रकाशित हुई। वे अपने को तमिल का प्रथम पेशेवर लेखक मानते हैं। उन्होंने रचनाशीलता से जीवन निर्वाह किया था। लगभग 100 कृतियों के रचनाकार जयकांतन न केवल 20वीं शताब्दी के तमिल साहित्य के ख्याति प्राप्त रचनाकार हैं, बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य को नया रूप देने में उनकी कृतियों का बड़ा ही महत्व है। उनकी रचनाएं जटिल मानव स्वभाव और भारतीय यथार्थ के प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में जानी जाती हैं। इस महान कथाकार को 2009 में पद्म भूषण, 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए थे। रूस में 1911 में ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप से उन्हें नवाजा गया था। विख्यात लेखक रणवीर रांगरा ने भारतीय साहित्य में डी जयकांतन के योगदान को इन शब्दों में व्यक्त किया है। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात तमिल साहित्य में वह कथाकार उभर कर आए जिसमें जयकांतन का प्रमुख स्थान था। क्या कहा था उन्होंने कि देश के स्वतंत्र होने के पश्चात तमिल साहित्य में कुछ कथाकार उभर के आए, उसमें जयकांतन का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अग्निप्रवेश तथा युग संधि जैसी मौलिक अवधारणाओं वाली कहानियों के द्वारा उन्हें प्रसिद्धि मिली। इनकी कहानियाँ सामाजिक कुप्रथा, रूढ़िवादिता पर प्रहार करती थी, जो धर्म, परंपरा, सामाजिक मान्यताओं के नाम पर शताब्दियों से आम आदमी को अपना शिकार बनाते आए थे। ठीक है, तो इनकी कहानियाँ किस पर प्रहार करती थी? सामाजिक कुप्रथा और रूढ़िवादिता पर, जिनके वजह से धर्म, परंपरा और सामाजिक मान्यताओं के नाम पर बहुत सालों से, शताब्दियों से
आम आदमी को वो अपना शिकार बनाते आए थे, उन पर वो प्रहार करती थी। नैतिकता के ठेकेदार इन सबको चुपचाप देखते नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने एक होकर इनके लेखन की निंदा शुरू कर दी। तो क्या हुआ था कि जो नैतिकता के ठेकेदार थे ना, वे चुपचाप उनको उभरते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, वो सब इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए और उन्होंने जयकांतन के लेखन की निंदा शुरू कर दी थी। पर ऐसी आलोचनाओं से पूरी तरह अप्रभावित रहकर जयकांतन भ्रष्ट मूल्य प्रणाली पर लगातार आक्रमण करते रहे, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और वो भ्रष्ट मूल्य प्रणाली पर लगातार अपनी लेखनी के द्वारा आक्रमण करते रहे और जल्द ही उन्हें दलित पीड़ित जनता की आवाज़ बन गए। तो जल्द ही वो दलित पीड़ित जनता की आवाज़ बन गए, जो दलित लोग थे और वो पीड़ित थे, उस जनता की आवाज़ बनकर वो उभरे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तमिल कहानी की परंपरा और विकास में जयकांतन की भूमिका समझाइए। तो हमने अभी देखा ही है कि तमिल कहानी में और की जो परंपरा और विकास में जयकांतन की बहुत भूमिका थी। तो अभी तक तो अभी हमने उनके बारे में सारा पढ़ा था कि उन्होंने कितनी कहानियाँ वगैरह लिखी। अब हम बेसिकली यह पढ़ेंगे कि तमिल कहानी की परंपरा और विकास में जयकांतन की क्या भूमिका थी, या फिर तमिल कहानी के विकास में जयकांतन के अवदान पर विचार कीजिए। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं।